हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज अर्चना स्टडी। अब हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 4, मस्तिष्क की गुहाएं। मस्तिष्क में संपूर्ण भाग ठोस नहीं होता, इसमें बीच बीच में खोखले स्थान पाए जाते हैं जिनको मस्तिष्क की गुहाएं कहते हैं। इन गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है। मस्तिष्क में 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। प्रथम एवं द्वितीय वेंट्रिकल्स प्रमस्तिष्क गोलार्ध में पाई जाती है। तृतीय वेंट्रिकल डायसिफेलॉन में पाई जाती है। मध्य मस्तिष्क में कोई नहीं पाया जाता और तथा चौथा वेंट्रिकल पक्ष मस्तिष्क में पाया जाता है। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है। मेरुरज्जु की लंबाई लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होती है तथा इसका अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु पर भी मस्तिष्क की तरह मस्तिष्क आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य बाहर होता है तथा दूसरा द्रव्य अंदर की तरफ होता है। मेरुरज्जु के प्रमुख कार्य यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। दूसरा, मस्तिष्क के आगे जाने वाले उद्दीपकों को संवहन करती। ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिका मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं व 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। मनुष्य, ठीक है, कितनी आपकी 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज लैंजले द्वारा की गई। तंत्रिका तंत्र का यह भाग मानव की चेतना या इच्छा से प्रभावित नहीं होता। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र की तंत्रिका मेरुरज्जु के थोरेसिक एवं लंबर भाग से निकलती है। यह तंत्र विपरीत परिस्थितियों में कार्य करता है। इस तंत्र के प्रभाव से एसिटाइल कोलिन एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसकी तंत्रिका मेरुरज्जु के क्रेनियल संकोल भाग से निकलती है। यह अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करती है। अब है उत्सर्जन द्वारा हमारे शरीर के नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण से मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अवशिष्ट उत्पादों की उत्पत्ति होती है। अवशिष्ट पदार्थों की प्रकृति अनुसार जंतुओं में निम्नलिखित 3 श्रेणियां पाई जाती है। अमोनोटेलिक कुछ जंतु जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं। ऐसे जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक, जो जंतु यूरिया उत्सर्जित करते उन्हें यूरिओटेलिक कहते हैं। मनुष्य व अन्य सभी स्तनधारी मेंढक तथा मछली इस श्रेणी में आते हैं। यूरिकोटेलिक कुछ जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं जैसे पक्षी, सर्प, छिपकली आदि। ऐसे जंतु को यूरिकोटेलिक कहते हैं। कुछ जंतुओं में उत्सर्जन। अमीबा, इसमें उत्सर्जन अंग नहीं होता। अमीबा में उत्सर्जन अंग नहीं होता। अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमीबा के शरीर से विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है। हाइड्रा, यह बहुकोशिक जंतु जिसमें जंतु उत्सर्जन अंग नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि गैसों का उत्सर्जन विसरण क्रिया द्वारा होता है।
अवशिष्ट पदार्थ हाइड्रा के मुख के द्वारा शरीर के बाहर निकलता है, मतलब हाइड्रा में मुख्य गुदा का कार्य भी करता है। केचुआ में उत्सर्जन क्रिया वृक्क द्वारा होती है। तिलचट्टी में उत्सर्जन मेलपीजी नलिकाओं द्वारा होती है। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मूत्र होता है। इसमें मुख्य रसायन यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में तथा मूत्र का निर्माण वक्र में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में, मूत्र का निर्माण वक्र में होता है। हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने हेतु वक्र प्रमुख उत्सर्जन अंग है। आहार नाल, फुफ्फुस, त्वचा, यकृत आदि सहायक उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इनका वर्णन निम्न। फुफ्फुस यह कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उत्सर्जन अंग है। आहार नाल पचित भोजन के अवशोषण के बाद शेष अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं। गुदा द्वारा मल समय समय पर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा, हमारी त्वचा पर छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे अनावश्यक लवण व यूरिया जल के साथ साथ पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। यकृत में नाइट्रोजनीय अवशिष्ट उत्पाद यूरिया का निर्माण होता है जो वक्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है। नष्ट होते हुए लाल रुधिर कण में अवशिष्ट के रूप में यकृत में से होते हुए रुधिर में पहुँचते अनुपयोग वर्णक पित्त लवणों में बदल जाते और पित्त रस के साथ आंत में पहुंच जाते। यहाँ से वे मल के साथ विसर्जित होते हुए मल का विशिष्ट रंग इन्हीं लवणों के कारण होता है। वक्र, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वक्र होता है जो उदर गुहा में पृष्ठ तल पर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है। और आपका प्रत्येक वक्र सेम के बीच के आकार व लाल रंग का होता है। प्रत्येक वक्र की लंबाई 11 से 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 से 7.3 सेंटीमीटर होती है। वक्र की क्रियात्मक इकाई वक्र नलिका या नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है जो बोमेन संपूर्ण कहते हैं। यहाँ से मूत्राशय में संग्रहित मूत्र पूर्ण संकुचन से मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल। वक्र के कारण एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि स्थायी हार्मोन जो जल और लवणों की उपापचय क्रिया पर नियंत्रण देती है। मूत्र का संगठन, मूत्र हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। इसका पीला रंग यूरोक्रॉम के द्वारा होता है। मनुष्य स्वस्थ के मूत्र में 95% जल और 5% यूरिया, यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्लों के साधारण लवण होते हैं। एक युवा मनुष्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन करता है। ठीक है। अब है डायलिसिस। मनुष्य के गुर्दे खराब हो जाने पर सामान्य वक्र के स्थान पर रक्त के शोधन हेतु कृत्रिम वक्र का प्रयोग करते डायलिसिस कहते हैं। कंगाल में है कंगाल तंत्र। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। ढांचा बनाने वाली हड्डियों को सम्मिलित रूप से कंकाल तंत्र कहते। कंकाल तंत्र गति, चलने, उठने, बैठने आदि क्रियाओं में सहायक। उसके अतिरिक्त अस्थियों में अस्थि मज्जा में रुधिर कणिका का निर्माण होता है। कंकाल आंतरिक अंगों की सुरक्षा आंदोलन प्रदान करता है। हमारे शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206, परंतु जन्म के समय मनुष्य में 270 अस्थियां होती। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान कहलाता है। अस्थियों का 20% भाग जल होता है। शेष का 2/3 भाग अकार्बनिक पदार्थ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। 1/3 भाग कार्बनिक लवण, अधिकांश प्रोटीन का होता है। कंगाल में विभिन्न भागों में अस्थियों की संख्या निम्न प्रकार से होती। खोपड़ी
में 28 अस्थियाँ होती है, मेरुरज्जि 33 अस्थियाँ शिशु में, और वयस्क होने पर 26 हो जाती है। आपकी पसलियाँ कितनी होती है? पसली 12 जोड़ी होती है। प्रत्येक भुजा में, हाथ टांग में 30 अस्थियाँ होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस, ये किसमें होती है? कान में। शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी अस्थि फीमर, जो हमारी जांघ होती है। ह्यूमरस, हाथ में कोहनी से कंधे के बीच बांह में स्थित हड्डी। अब है श्रोणि मेखला, कूल्हे की हड्डी। अस्थमल्ला, गर्दन की हड्डी, जो बच्चों में प्रायः खिसक जाती है। नाखून और बाल आदि में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस। मैक्सिमस, जो कूल्हे जांघ का विस्तृत था। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस, जो कान की हड्डी। स्टेपस की हड्डी को गति को नियंत्रित करता है। ठीक है। और आपकी इसमें कौन कौन सा है? कंगाल संधियां, कंदुक, खगलिका, असमलिका, असली में हाथ की उम्र, अस्थिवत, श्रेणी में टांग को फ्यूमर अस्थि, इस तरह की संधि बनती। कोर संधि, कोहनी, घुटने, उंगलियों में दरवाजे पर लगे कब्जों की तरह कोर संधि होती है। भूरांग संधि हमारे सिर मेरुदंड के ऊपरी भाग पर ऐसी संधि से जुड़ा रहता है। ठीक है। अब है आपका अंतःस्रावी। अंतःस्रावी वे ग्रंथि जो अपना स्राव सीधे रुधिर में मुक्त करती है। नलिका विहीन होने के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावी रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। ठीक है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी का जनक कहा जाता है, और इस तरह के कार्य प्रणाली के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के स्रावित हार्मोन की कार्य प्रभाव। पीयूष ग्रंथि, यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से अनेक हार्मोन स्राव, जिन्हें सामूहिक तौर पर प्यूटराइड कहते हैं, शरीर में वृद्धि, अन्य ग्रंथियों को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। और इस हार्मोन की कमी से बौनापन आ जाता है, अधिकता से दैत्याकार हो जाता है। ठीक है। और दूसरा आपकी हाइपोथैलेमस, यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के पास स्थित होती है। इसके हार्मोन पीयूष ग्रंथि व शरीर के ताप को नियंत्रित। थायराइड, यह ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों रिश्ते होते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्स होते हैं, जिसमें आयोडीन होता है। उसकी कमी से गलकंठ हो जाता है। अब आपकी है थाइमस। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रेकिया के पास स्थित होता है। यौनावस्था के पश्चात मनुष्य में इसका आकार लगातार छोटा होता जाता है। 10 वर्ष की आयु के पश्चात समाप्त होता है। इस ग्रंथि द्वारा स्थायी हार्मोन थाइमोसिस कहलाता है। थाइमोसिस कहलाता है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्धन पड़ता है। हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा करता है। इसकी कम सक्रियता से बालक के जन्म तक अल्प विकसित रह जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि, इसमें विशेष कोशिकाओं के समूह उपस्थित है, जिसे लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। इसमें मुख्य 2 प्रकार की कोशिका होते हैं, जिन्हें बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका कहते हैं। कोशिका से इंसुलिन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्तर। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। आज एक बार वृषण का देखिए। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण के संयुजक में अंतराली कोशिका उपस्थित, जिनके द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। अंडाशय, स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। आज हमारा ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट करें।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। ओके बाय, हम मिलता है कल।